नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस की क्लास संख्या 24। इससे पहले मैंने आपको 23 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कि हमारे पर्यावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन और डी है आपका नाइट्रोजन। तो देखिए हमारे पर्यावरण में जो आपकी गैस है सबसे अधिक वो कौन सी है, वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, आपकी नाइट्रोजन। और सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन। नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमारे वातावरण में वो कितनी है, लगभग आपकी 78.08% है। कितनी, 78.08% है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है वो आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, लगभग आपकी 21% होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हमारा होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है। हमें बताना है भाई जो वाटर साइकिल है उसको कौन नियंत्रित करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका घास स्थल, बी है आपका वन, सी है आपका पलवक और डी है आपका ऊपरी आरोही। तो देखिए जल चक्र को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, वो करता है आपके वन, फॉरेस्ट। कौन करते हैं भाई, वन या जंगल करते हैं आपके जल चक्र को नियंत्रित। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो वन होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हवा में नमी को छोड़ते हैं और उससे क्या होती है, वर्षा करने में भी ये सहायक होते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है। हमें बताना है भी जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन से महासागर से होकर गुजरती है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका आर्कटिक, बी है आपका हिंद, सी है अटलांटिक और डी है आपका प्रशांत। तो देखिए जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कौन से महासागर से होकर गुजरती है, तो ये आपकी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किससे, ये आपकी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये होती है आपकी 180 डिग्री देशांतर पर। कितना, 180 डिग्री देशांतर पर होती है। और ये आपकी सीधी नहीं होती है, कहीं कहीं पर ये आपकी जिगजैग पोजीशन में भी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। हमें बताना है भी भारत में कृषि को कौन प्रभावित करता है, वो हमें बताना है कि मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन और डी है आपका वृष्टि। वृष्टि मतलब क्या होता है आपका वर्षा, वृष्टि या वर्षा। तो देखिए भारत में जो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपकी वर्षा। क्योंकि भारत में जो आपकी खेती होती है वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड रहती है, वर्षा पर डिपेंड रहती है। इसलिए भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे कि जायद कृषि ऋतु डैश तक होती है। हमें बताना है भी जो आपकी जायद की जो फसलें होती है वो किस ऋतु तक होती है, मतलब किस मौसम तक होती है, कौन से महीने तक होती है। आप सभी को पता होगा भारत में कृषि तीन प्रकार की होती है, आपकी रबी, खरीफ और जायद, है ना। तीन प्रकार की फसलें भारत में होती है। तो हमें बताना है जो आपकी जायद की कृषि ऋतु है या आपकी कब से कब तक होती है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जून से सितंबर, बी है अप्रैल से जून, सी में दिया है आपका अक्टूबर से जनवरी और डी है आपका दिसंबर से फरवरी। तो देखिए जो आपकी जायद की फसलें होती है ये आपकी अप्रैल से जून तक होती है। कब से, अप्रैल से जून तक ये आपकी होती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अप्रैल में बोई जाती है और ये आपकी जून जुलाई में
काट ली जाती है। आइए समझते हैं कि जो आपकी जायद की फसलें हैं ये कौन कौन सी है। सारी फसलें समझ लेते हैं, 3 प्रकार की होती है वैसे बेसिकली। कितने प्रकार की होती है भाई भारत में फसलें? 3 प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं पहले की, पहली होती है आपकी रबी। ठीक है, रबी की फसलें। अभी बुआई की बात करते हैं, बुआई कब होती है इसकी, रबी की फसल की? तो बुआई होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। कब होती है भाई? अक्टूबर या नवंबर में इसकी बुआई होती है। और कटाई की बात करूं मैं, तो इसकी जो कटाई होती है आपकी अप्रैल या मार्च में होती है। ठीक है, अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, क्योंकि इतनी सारी फसलें हैं आप याद नहीं रखोगे, तो ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक है आज सच में गर्म है। ट्रिक है भाई आज सच में गर्म है। ठीक है, अब आज में आ से होगा क्या आपका? आलू। आ से क्या हो जाएगा भाई? आलू। जैसे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जैसे होगा आपका जौ। ठीक है, सच में सै से होगा आपका सरसों। और चे से हो जाएगा आपका, सॉरी, चे से होगा यहाँ पर चना। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई रोल नहीं है। अब आ जाता है गरम पर। गैस से क्या हो जाएगा गरम में? गैस से होगा गेहूँ। ठीक है, रै से हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? राई। और मैं से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? मटर। और है यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो भाई ये ट्रिक है आपकी रबी की फसल को याद करने की। आज सच में गर्म है। आज में आ से होगा आलू, जैसे होगा जौ, सच में सै से होगा सरसों, और आपका चे से होगा चना। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा है, गरम में गै से होगा गेहूँ, रै से होगा राई, और मैं से होगा मटर। ठीक है भाई, ये ट्रिक थी आपकी याद करने की रबी की फसलों को। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको साइड में लगा देता हूँ जिससे और स्पेस बन जाए। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरी फसल कौन सी है दूसरे टाइप की? वो है जायद की फसल, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये आपकी कब बोई जाती है? तो ये आपकी जब रबी की फसल काटी जाती है मार्च अप्रैल में, ये तब बोई जाती है। बुआई कब होती है? मार्च या अप्रैल। और इसकी कटाई की बात करते हैं, कटाई जून जुलाई। कब होती है अभी कटाई आपकी? जून जुलाई। समझ आया? अब इनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरा। है ना, ताऊ खीरा खाकर मरे या मरा, ऐसा कह सकते हो। थोड़ी फनी ट्रिक है। अब ताऊ में ता से होगा आपका तरबूज। ठीक है, ऊ से क्या होगा आपका यहाँ पर? उड़द। खीरा में होगा खीरा। ठीक है, खीरा से खीरा ही हो जाएगा। अब खाकर, खाकर में खा से होगा आपका खरबूजा। कर से हो जाएगा आपका यहाँ पर ककड़ी। ठीक है, कर से क्या हो जाएगा आपका? ककड़ी या करेला। अब मरे में, मरे से हो जाएगा आपका यहाँ पर मूंग। मूंग दाल। ठीक है, तो ये थी आपकी जायद की फसल को याद करने की ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को मेरा फेस नहीं दिख रहा है, फिर भी आप लोग देख रहे हो क्लास।
उसके लिए आप सभी को थैंक यू, क्योंकि मैं अभी बाहर आया हूँ, आप लोगों को मैंने बता रखा है इसलिए। अब तीसरे प्रकार की जो फसल है वो है आपकी यहाँ पर खरीफ की फसल। ठीक है, अब ये खरीफ की फसल आपकी कब बोई जाती है? जब ये जायद की फसल काटी जाती है। अब काटी कब गई थी आपकी जायद की फसल? जून जुलाई में। तो ये आपके जून जुलाई में बोई जाती है। कटाई की बात कर लेते हैं। कटाई कब होती है भाई इनकी? कटाई होती है आपकी सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रिक के माध्यम से हम इनको इस वजह से याद कर रहे हैं आगे जाके हमें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये बहुत सारी फसलें होती है और हम इनमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी है। तो इसलिए आप ट्रिक का थोड़ा यूज़ करो इसमें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। यहाँ पर जो बजा है ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई रोल नहीं है, केवल वाक्य को पूरा करने के लिए है। ठीक है, अब देखिए अरे, अरे से क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरहर। अरे से क्या होगा? अरहर की दाल होती है। ठीक है, अब गधा में गै से होगा आपका यहाँ पर, गै से होगा गन्ना। ठीक है, धा से हो जाएगा आपका यहाँ पर धान। धान मतलब चावल। ठीक है, अब बजा में बा से होगा आपका यहाँ पर बाजरा। और जा से होगा आपका यहाँ पर जवार। ठीक है, मत में मैं से हो जाएगा आपका यहाँ पर मक्का। और तय से हो जाएगा आपका यहाँ पर तिलहन। तिलहन या तिल भी कहते हैं, तिलहन मतलब आपकी तेल वाली फसलें। समझ रहे हो? तो ये थी आपकी ट्रिक तीनों प्रकार की फसलों को याद करने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को, सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन से राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, मतलब वो कौन सा स्टेट है जो आपका लैंडलॉक स्टेट है। चार ऑप्शन दिए हैं, ए है गोवा, बी है सॉरी ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है गोवा, सी में राजस्थान और डी है आपका महाराष्ट्र। तो देखिए जो राजस्थान है ये आपका लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, यह आपका चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात का भी आपका समुद्री सीमा है, गोवा की भी है और महाराष्ट्र की भी है, राजस्थान की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, हमें बताना है भाई भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका 1973, बी ऑप्शन है आपका 1982, सी है आपका 1992 और डी है आपका 1996। तो देखिए भारत में जो आपकी टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? आपकी 1 अप्रैल 1973 को ये स्टार्ट हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1973 को। और सही आंसर आपका यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें ये स्टार्ट किया गया था कब? 1 अप्रैल 1973 को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका यूके में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली नहीं सॉरी, ये नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 8। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमें बताना है भाई जो मीना माता रोग है ये आपका किस प्रकार की मछली के खाने से होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका आर्सेनिक, बी है पारा, सी है आपका कैडमियम और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए जो मीना माता रोग है ये आपका बेसिकली कहाँ पर पहचाना गया था? सबसे पहले आपका जापान में पहचाना गया था। जापान में पड़ती है एक खाड़ी मीना माता,
वहाँ पर मछलियों ने क्या खा लिया था, पारा खा लिया था। मछलियों ने क्या खा लिया था वहाँ पर, पारा खा लिया था। उनको लोगों ने फिर उस मछली को खाया और उनको कौन सा रोग हुआ, मीना माता रोग हुआ। ये मीना माता जो आपकी खाड़ी है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस बीमारी का। और ये मछलियों ने पारा खा लिया था वहाँ पर जापान में, जो आपकी इसमें थी मीना माता खाड़ी में, और फिर उनको लोगों ने खाया था तो लोगों को ये बीमारी हो गई थी। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा था कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्मोग मतलब धुंध बनता है, बताइए भाई जो धुंध होता है, जो स्मोग होता है वो किससे बनता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका धुआं तथा कोहरे से, बी है आपका वाष्प के संघनन से, सी है आपका कोहरा तथा NO2 से, और डी में दिया है आपका धुआं तथा CO2 से। तो देखिए जो स्मोग होता है वो किसके मिश्रण से बनता है, तो आपका धुआं और कोहरे के मिश्रण से आपका स्मोग बनता है, जो कि बेसिकली ज़्यादातर सर्दियों में बनता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है सामने का। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका धुआं एवं कुहासा, कुहासा मतलब होता है कोहरा। ठीक है। बी में दिया है आपका वाहनों से निकलने वाली गैस, सी है आपका जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायु प्रदूषण के ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है, और सही आंसर आपका यहाँ पर होगा डी ऑप्शन। ये सारे के सारे क्या है आपके वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। हमें बताना है भाई जो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG, इसका ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, मतलब किस में यूज़ हो रहा है इसका। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका वाहनों में, बी है उद्योगों में, सी है आपका खाना बनाने में, और डी है आपका वाहनों एवं उद्योगों में। तो देखिए CNG का जो ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है वो आपका वाहनों में हो रहा है ज़्यादातर, और आपका उद्योग में भी हो रहा है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बताओ भाई इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका कौन से स्टेट में है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका तेलंगाना, बी है आपका राजस्थान, सी है छत्तीसगढ़, और डी है पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये आपका कौन से राज्य में है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है आपका बीजापुर जिला, वहाँ पर ये है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस में पड़ता है आपका बीजापुर जिला। ठीक है, वहाँ पर ये पड़ता है। और जो आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व नाम रखा गया है इस टाइगर रिजर्व का, तो नदी है आपकी इंद्रावती जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में बहती है, उसके नाम पर इसका ये नाम रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है। हमें बताना है इनमें से आपकी कौन से प्लांट से कुनेन दवा प्राप्त होती है ना। कुनेन दवा आपको पता है किस में यूज होती है, या आपकी प्रयोग होती है किसके उपचार में, तो मलेरिया के उपचार में। किसके, मलेरिया। किसके उपचार में ये यूज़ होती है, तो मलेरिया के उपचार में ये आपकी यूज़ होती है। तो हमें बताना है ये कुनेन जो है दवा ये आपकी किससे प्राप्त होती है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मनी प्लांट, बी है सिंकोना प्लांट, सी है यूकेलिप्टस, और डी है आपका एकोनाइट प्लांट। तो देखिए जो कुनेन है ये आपके कौन से प्लांट से प्राप्त होती है, तो ये आपका जो सिंकोना का प्लांट होता है उसकी छाल से ये प्राप्त होती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंकोना प्लांट की छाल से। क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। हमें बताना है इनमें से कौन सी सामग्री या कौन सा सामान आपका घर बनाने में काम नहीं आता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सीमेंट, बी है लोहा, सी है पत्थर, और डी है स्कूटर। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, आप सभी बच्चों को देखने से पता चल गया होगा कि घर बनाने में जो सामग्री यूज़ नहीं होती है वो है आपका स्कूटर। ठीक है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कूटर क्या है, आपका एक वाहन है, इसका घर बनाने में कोई यूज़ नहीं है। सीमेंट लोहा पत्थर ये आपके क्या है, घर की बेसिक यूनिट है ना, घर इन्हीं से बनता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि
प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। हमें बताने भी वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका प्रकाश संश्लेषण, बी है बाष्पीकरण, सी है संघनन और डी है आपका परागण। तो देखिए वह प्रक्रिया जो जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परागण। क्या कहते हैं, परागण या पोलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है भाई, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। हमें बताना है भी पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा किसके कारण होता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका क्लोरोक्वीन, बी है आपका क्लोरोफोम, सी है आपका क्लोरोफिल और डी है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए पौधों की जो पत्ती होती है उनमें आपका एक पिगमेंट पाया जाता है हरे कलर का, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये आपका एक पिगमेंट होता है हरे रंग का, जो क्या करता है, प्रकाश को सोखता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ये अवशोषित करता है, जिससे आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। कहीं कहीं आपको पर्णहरित भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। हमें बताना है भाई पौधों के अंदर आपके जो जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है, जल का फ्लो किसके द्वारा होता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जाइलम, बी है आपका फ्लोएम, सी है आपका कैम्बियम और डी है आपका पेलिसैड। तो देखिए पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है, मतलब पौधों के अंदर जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम आपका क्या है, एक क्या है, टिश्यू है ये, है ना, वस्कुलर टिश्यू इसको कहते हैं। टू टाइप्स के आपके वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, एक आपका जाइलम होता है और दूसरा आपका फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, ये जल का परिवहन करता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे जल होता है और जैसे आपका जाइलम होता है, ये क्या करता है, आपका जल का परिवहन करता है। ठीक है, दूसरा आपका जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो होता है आपका फ्लोएम। ये क्या करता है, ये आपका जो भोजन होता है उसका परिवहन करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एफ से फूड होता है और एफ से ही फ्लोएम होता है। जाइलम से मतलब जैसे जल होता है और इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो जाइलम, है ना, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। हमें बताना है भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको कालीन नगरी कहा जाता है, मतलब जो कालीन के लिए फेमस है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सोनभद्र, बी है मेरठ, सी है वाराणसी और डी है आपका बदोही। तो देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बदोही, वो कालीन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बदोही जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो आपका सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 10, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 20 और डी है आपका अनुच्छेद 25। तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 15 है ये क्या करता है, ये अनुच्छेद आपका सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। इसमें क्या दिया गया है, जो आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में गया है कि आप किसी से भी जाति, धर्म, लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये क्या है, आपका निषेध है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, धर्म, जाति, लिंग मतलब जेंडर या आपका जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आप सभी को पता होगा फंडामेंटल राइट कौन से उसमें है, आर्टिकल पार्ट में भारतीय संविधान के। तो
पार्ट 3 में है। आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल आपका हो जाता है 12 से 35 के बीच। और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट अभी हमारे कितने हैं, तो फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बताओ भाई, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका बीरबल साहनी को, बी है आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सी है आपका एम.ओ.पी. अयंगर को, और डी है आपका डॉक्टर वी कुरियन को। तो देखिए, भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो हरित क्रांति को स्टार्ट किया था 1960 में इसकी शुरुआत की थी। कब? 1960 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ये बात भी क्या रखनी है आपको, ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड में विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है जी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहे कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। हमें बताना है भाई वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मेरठ, बी है बुलंदशहर, सी है मथुरा, और डी है बिजनौर। तो देखिए, जो बिजनौर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां से गंगा नदी भारत में उसमें उत्तर प्रदेश में क्या करती है? एंटर करती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जो बिजनौर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां से गंगा नदी क्या करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अम्लीय वर्षा संबंधित है। हमें बताने में जो एसिड रेन है वो आपकी इनमें से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड से, बी है सल्फ्यूरिक एसिड से, सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और डी है आपका बोरिक अम्ल से। तो देखिए, जो एसिड रेन है वो आपकी किससे संबंधित है? इनमें से वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, क्योंकि जब एसिड रेन होती है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है जो बरसता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसिड रेन कैसे होती है? तो एसिड रेन होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब O2 से क्रिया करता है ऑक्सीजन से, और H2O से जब ये क्रिया करता है, तो आपका क्या बनता है? H2SO4 बनता है, जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन में ही क्या बरसता है आपका? H2SO4 बरसता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? हमें बताना है इनमें से कौन है जो कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कौन, मतलब नाइट्रोजन के स्तर को मेंटेन करके रखता है कौन इनमें से। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका नीली हरी शैवाल, बी है आपका प्रोटोजोआ, सी है कवक, और डी है वायरस। तो देखिए, जो वायुमंडल की स्वतंत्र जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन कौन करता है? वो करता है आपके नीली हरी शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। आपका एक बैक्टीरिया और होता है जिसका नाम है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और एक बैक्टीरिया पाया जाता है आपका जो दलहनी फसलें होती है, जो दाल वाली फसलें होती है, फलीदार फसलें होती है, उनकी जड़ों में पाया जाता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये आपका जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है, ये किस में स्टोर करता है? ये आपका मिट्टी में उसको स्टोर करता है, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बताना है जो आपका लौंग होता है और जो केसर होती है, यह पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जड़, बी है तना, सी है फूल, और डी है फल। तो देखिए, जो लौंग है और जो केसर है ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये हमें
पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। किससे? पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं लौंग की बात करूं, लौंग क्या होती है? फूल की कली। फूल की कली होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर मैं केसर की बात करूं, केसर क्या होता है? ये होता है जो फूल का मादा वाला भाग होता है उससे प्राप्त होती है। फूल के मादा भाग से प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहे कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए भाई, अस्पृश्यता का जो अंत है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 18 और डी है आपका अनुच्छेद 14। तो देखिए, जो अस्पृश्यता का अंत है ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 17 में दिया गया है। छुआछूत किस में दिया गया है? आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आर्टिकल 16 की बात करूं तो आर्टिकल 16 का मतलब है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है आपका रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? तो ये आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। उपाधियों का अंत, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये भी आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कौन दो प्रकार की शपथ लेता है? हमें बताना है इनमें से वो कौन व्यक्ति है जो दो प्रकार की शपथ लेता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है मंत्री और डी है आपका स्पीकर। तो देखिए, जो दो प्रकार की शपथ लेता है वो है आपके मंत्री, है ना। कौन होते हैं? मंत्री दो प्रकार के शपथ लेते हैं। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब वो दो प्रकार की शपथ कौन सी लेते हैं? एक लेते हैं ये अपने पद की शपथ, पद की शपथ, और दूसरी जो आपकी ये शपथ लेते हैं ये लेते हैं आपकी गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता की शपथ, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन विधि के लिए उचित होगी? हमें बताना है कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्कोर्स कहते हैं, विधि के लिए उचित होगी। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है समुदाय, बी है संस्कृति, सी है संस्था और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका समुदाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाला व्यक्ति है। हमें बताना है भाई, जिसने पोलियो वैक्सीन की खोज की है वो व्यक्ति कौन सा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका पोलियो वैक्सीन है इसकी जो खोज हुई थी, कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। कब हुई थी भाई इसकी खोज? 1953 में हुई थी। ये ईयर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जोनास साल्क, बी है आपका जोसेफ स्टालिन, सी है आपका एडवर्ड जेनर और डी है आपका यहाँ पर थियोडोर रूजवेल्ट। तो देखिए, पोलियो वैक्सीन की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे आपके जोनास साल्क। कौन थे? जोनास साल्क। और इन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। बताओ भाई, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका हिमालय, बी है रॉकी, सी है आपका एंडीज
और डी है आपका अरावली। तो देखिए विश्व का सबसे प्राचीन जो पर्वत है वो है आपका अरावली, और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है भाई, अरावली। ये आपका किधर पड़ता है, उत्तर पश्चिम में पड़ता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट। अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी, मतलब इसमें एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अरावली हिल्स के पर्वत 100 मीटर से बड़े हैं या 100 मीटर तक हैं उनको अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा, उससे नीचे वालों को अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले। ठीक है, ध्यान रखना है, आ सकता है ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में है, बताइए भाई। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अंडमान तथा निकोबार, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम और डी है छत्तीसगढ़। तो देखिए जो बिहू नृत्य है यह एक त्योहार भी है और ये एक नृत्य भी है, और ये किसका है, ये आपका असम का है। असम में आपका ये नृत्य किया जाता है, बिहू नृत्य, बिहू फेस्टिवल पर। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका ये बिहू नृत्य है या ये आपका बिहू फेस्टिवल है, ये आपका कब मनाया जाता है, जब फसल कटती है ना, फसल कटाई के समय ये आपका मनाया जाता है। इतनी बात भी आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और इसी तरह हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नई क्लास और नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सभी को।